गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम जानेंगे साक्षरता का क्या अर्थ है, इस दिवस को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, कौन से लक्ष्य हैं, कौन व्यक्ति साक्षर कहलाते हैं, साक्षरता को अभी तक 100% अचीव नहीं कर पाए हैं, ना वैश्विक स्तर पे ना भारत के स्तर पे, तो कौन से वो कारक हैं जो साक्षरता को प्रभावित करते हैं और कौन सी वो समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जा सकता है साक्षरता को प्राप्त करके, 100% लिटरेसी रेट को गेन करके। आज हम साक्षरता के हर एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे, साक्षरता के बारे में जानेंगे, भारत में कौन कौन सी योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं ताकि भारत में 100% लिटरेसी रेट हो। इस कोविड महामारी का क्या इम्पैक्ट हमारी साक्षरता पे आया, हमारी साक्षरता दर पे आया, इसके बारे में जानेंगे। हर एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे, किस तरह से ये विचार कि एक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, ये विचार कैसे आया और कब ये घोषणा की गई, तो जानेंगे इन सब के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे 2022 की थीम क्या है। 2022 की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस और इस बार की होस्ट कंट्री है कोटे डी आइवर गणराज्य, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। वो इस बार मेजबानी कर रहा है। 8 और 9 जो सितंबर हैं, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है यहाँ पे। सबसे पहले हम जानेंगे इसका विचार कहाँ से आया। ये विचार कि एक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, ये विचार कैसे आया। ईरान की राजधानी तेहरान में एक सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के आयोजन के संबंध में पहली बार विचार विमर्श किया गया था। इसके बाद 1966 में यूनेस्को के द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी गई थी और 1967 से संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों के द्वारा इस दिवस का आयोजन विश्व भर में 8 सितंबर को किया जाता है। तो ये था विचार और फिर एग्जीक्यूशन में लाना। साक्षरता का अर्थ होता है अक्षरों का ज्ञान। किसी भी भाषा के अंदर अक्षरों का ज्ञान, मनुष्य द्वारा किसी भी भाषा में लिखने पढ़ने के कौशल में निपुण होना ही साक्षरता कहलाता है। भाषा में 4 प्रकार के कौशल होते हैं, एक सुनना, उसके बाद में बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, जिसे हम कहते हैं LSRW, लिसन, स्पीक, राइट और रीड और राइट। सबसे पहले सुनना। कोई भी बच्चा जो होता है वो भी इसी तरह से भाषा को सीखता है। सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। तो लिसन, स्पीक, रीड और देन राइट। तो अगर इनमें से 2 कौशल, रीड और राइट, लिखना और पढ़ना, ये 2 कौशल में निपुण होना समझा जाता है साक्षरता। भारत में साक्षरता की परिभाषा है कि कौन व्यक्ति साक्षर कहलाता है, तो जिस व्यक्ति को अपने हस्ताक्षर करने, लिखने और पढ़ने दोनों आते हैं और डे टू डे की लाइफ में, दैनिक दिनचर्या में हमें अंक गणित जिसका यूज होता है, जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं, तो वो व्यक्ति कहलाता है साक्षर। हस्ताक्षर लिखना और अपने हस्ताक्षर को पढ़ना, तो वो व्यक्ति साक्षर की कैटेगरी में आ जाता है, लिटरेट की कैटेगरी में आ जाता है। अक्षर से साक्षरता की ओर बढ़ना और फिर साक्षरता से शिक्षा की ओर बढ़ना, क्योंकि साक्षरता की तुलना में शिक्षा एक बड़ा एस्पेक्ट है। शिक्षा जो है वो कहीं बड़ी है, साक्षरता की तुलना में महत्व ज़्यादा है और इसकी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है कि साक्षरता से ही शिक्षा को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति साक्षर होता है। साक्षर होगा फिर वो आगे शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा एक ब्रॉड एस्पेक्ट है और साक्षरता और शिक्षा के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती है। इसीलिए हम जानेंगे कि भारत सरकार के द्वारा किस तरह के प्रोग्राम चलाए गए थे, किस तरह के मिशन चलाए गए थे, क्योंकि सीखने और सिखाने की कोई आयु नहीं होती है, कोई सीमा, कोई बंधन, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, उम्र कोई सीमा नहीं है। साक्षरता का वास्तविक उद्देश्य क्या है, यहाँ पे यूनेस्को ने भी बाकायदा अपना पर्पज बताया कि क्यों हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को जन जागरूकता के जरिए लोगों को गरिमा और इसके अलावा उनको मानवाधिकारों के प्रति, उनके मानवाधिकारों के रूप में इस दिवस को मनाए जाने का महत्व वो याद रखें, साक्षरता के महत्व को याद रखें। इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है ताकि लोग जागरूक हों
और इस दिन को मनाए जाने का महत्व समझें, जो साक्षर होने का महत्व है उसे समझें। तो इसीलिए लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। साक्षरता का वास्तविक मतलब है नागरिकों को उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना और व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास और प्रगति को सुनिश्चित करना। जब कोई देश 100% लिटरेसी रेट को प्राप्त करता है तो वो नेशन जो है, वो राष्ट्र जो है, वो अपने आप आगे विकास के रास्ते पे बढ़ता है। साक्षरता के मायने बहुत ज़्यादा हैं और साक्षरता से ही शिक्षा, और दोनों ही जुड़े हुए हैं कौशल से, स्किल से जुड़े हुए हैं, और स्किल बनाती है हमें आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। जब व्यक्तिगत स्तर पे सभी व्यक्ति आत्मनिर्भर होते हैं तो देश भी आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ता है। जब व्यक्तिगत स्तर पे विकास होता है तो राष्ट्र का भी विकास होता है। इसीलिए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इस बात को लिख दिया गया है कि आप व्यक्तिगत स्तर पे भी आगे बढ़ते रहने का प्रयास कीजिए ताकि राष्ट्र भी उन्नति करे। इसी तरह से हम जानेंगे कि साक्षरता और शिक्षा के लिए भी हमारे फंडामेंटल राइट में भी प्रावधान किया गया है। अमेंडमेंट के बारे में भी हम देखेंगे, संशोधन किया गया। डीपीएसपी जो सरकार को काम करने का निर्देश देने के लिए जो अनुच्छेद हमारे संविधान में बनाए गए हैं, जिनको हम कहते हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी बाकायदा आर्टिकल 45, 46 जो कि बात करते हैं शिक्षा से संबंधित हैं। 46 बात करता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए, इनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के प्रवर्धन के लिए, उनको बढ़ाने के लिए राज्य काम करेगा। स्टेट की ये ड्यूटी है, कर्तव्य बनता है हमारी सरकार का। तो सरकार ने भी अपने कर्तव्यों का पालन किया है, पॉलिसी इसी तरह से बनाई है डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए। आज हम उन मिशन को पढ़ने ही वाले हैं। इसके अलावा हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भी हमारा है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक अपने बालक या प्रतिपाल्य जिसकी वो पालन पोषण कर रहा है उसे शिक्षा दिलवाए। और क्योंकि ये ड्यूटी भी है, ये फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट भी है, ड्यूटी भी है और राज्य की भी ड्यूटी है, तो सभी का ये कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य को पूरी शिद्दत से निभाना है ताकि पूरा देश साक्षर बन जाए, हम 100% लिटरेसी रेट को गेन कर सकें। साक्षरता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं कि आज तक भी हम 100% लिटरेसी रेट को गेन नहीं कर पाए। वर्ल्ड वाइड, वैश्विक स्तर पे देखें तो यूनेस्को के अनुसार आंकड़ा है 771 मिलियन लोग हैं जो अभी भी निरक्षर हैं। और इस कोरोना महामारी के कारण 24 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने औपचारिक शिक्षा को छोड़ दिया है, औपचारिक शिक्षा से दूर हो गए हैं। भारत में प्रेजेंट में लिटरेसी रेट है 77.7%। अभी भी हम कह सकते हैं लगभग 22-23% लोग जो हैं वो साक्षर नहीं हैं। और साक्षरता की परिभाषा बहुत छोटी है हमारी, कि जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर कर लेता है, लिख लेता है और पढ़ लेता है, वो व्यक्ति साक्षरता की श्रेणी में आता है। उसके बावजूद हम 100% लिटरेसी रेट को गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप समझ सकते हैं कि 77.7% लोग जो हैं वो तो साक्षर हैं, और 2011 की जनगणना को अगर हम देखें तो 74.4% जो लोग हैं वो साक्षर थे। इनमें महिलाओं का जो प्रतिशत है वो थोड़ा और कम है। जो 771 मिलियन लोग पूरे विश्व के अंदर निरक्षर हैं, उनमें भी महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। तो वही तो हम देखने वाले हैं कि इस साक्षरता को कौन से वो फैक्टर हैं, कौन से वो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं कि अभी तक भी इतने लोग निरक्षर हैं, हम 100% लिटरेसी रेट को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहले और बड़ा कारण निर्धनता। गरीबी एक विशेष सर्कल है, गरीबी एक दुष्चक्र है। गरीबी के चलते मानव अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को, जो मिनिमम वांट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनको भी पूरी नहीं कर पाता। और मिनिमम वांट्स में हम जानते हैं कि सबसे पहले भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो सबसे पहले भोजन, 2 वक्त का भोजन यदि किसी व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है तो वो साक्षर होने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। वो सबसे पहले अपने भोजन के बारे में सोचेगा। भोजन के बाद आते हैं कपड़े, उसके बाद आता है मकान, फिर आता है स्वास्थ्य और फिर आता है शिक्षा। तो साक्षरता तक पहुंचने के लिए पहले 4 आधारभूत आवश्यकताएं तो पूरी होनी चाहिए, तभी तो हम किसी व्यक्ति को साक्षर बनाने की तरफ प्रयास करेंगे, हम कदम बढ़ाएंगे और वो व्यक्ति भी अपने स्तर पे प्रयास करेगा। तो सबसे पहले निर्धनता जो है वो बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो साक्षरता दर है वो अभी भी पीछे है। रंग भेद और जातिवाद, जिसके चलते भी साक्षरता दर प्राप्त नहीं हो पा रही है।
इसके अलावा रूढ़िवादी दृष्टिकोण, हम वैश्विक स्तर पे बात करें या भारत के स्तर पे, रूढ़िवादी दृष्टिकोण आज भी समाज में दिखाई देता है कि बेटों की तुलना में बेटियों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, यानी लड़कों का प्रतिशत, यहाँ पे मेल रेशो इसीलिए ज़्यादा है, मेल का जो परसेंटेज है वो साक्षरता में ज़्यादा है, महिलाओं का कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी ये सोच काम करती है हमारे समाज के ऊपर कि लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ा करके क्या फ़ायदा हो जाएगा। जबकि विवेकानंद जी का वो जो विचार था उसके बारे में याद कीजिए कि एक महिला जो पढ़ी लिखी हो इज इक्वल टू 100 जो मेल हैं वो पढ़े लिखे हों। तो एक महिला में इतनी ज़्यादा शक्ति है क्योंकि वो एक परिवार को संभालती है। जब माँ खुद पढ़ी लिखी होती है तो वो डेफिनेटली अपने बच्चों को पढ़ाती है। तो साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं की शिक्षा पे और ज़्यादा ध्यान दें, जिसके बारे में हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में भी आज हम जानेंगे। तो बिल्कुल गवर्नमेंट तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन रूढ़िवादी दृष्टिकोण को बदलना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है साक्षरता को कि बेटियां तो पराया धन हैं, दूसरे घर चली जाएंगी, इनको पढ़ा करके क्या फ़ायदा है। तो ऐसी सोच को बिल्कुल बदलना होगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार, पॉलिसीज, मिशन, हमारी योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, उसके बावजूद करप्शन एक ऐसी बीमारी है कि जिसके कारण ये अचीवमेंट हमारे हो नहीं पाते जो लक्ष्य हम लेकर चलते हैं। किसी भी योजना का एक लक्ष्य होता है, लेकिन टारगेट अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि उस व्यवस्था में, उस सिस्टम में, उस योजना में काम करने वाले लोगों में भ्रष्टाचार ना हो, करप्शन ना हो, जो कि प्रेजेंट में किसी एक सिस्टम में नहीं, भारत में भी अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार की दर लगातार बढ़ती जा रही है। तो भ्रष्टाचार को बिना रोके हम साक्षरता को 100% अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये वो कुछ मेन फैक्टर हैं। इसके अलावा भी कुछ कारक हैं, जैसे जितने पढ़ने वाले हैं शिक्षार्थियों की तुलना में स्कूल्स बहुत कम है, शिक्षार्थियों की तुलना में अध्यापकों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये भी एक अपने आप में कारक हैं कि अभी भी, और स्कूल तक यदि एसेस नहीं है, अगर स्कूल तक इजी एसेस नहीं है, आप सरलता से पहुंच नहीं पाते हैं, तो इस नाते भी तो स्कूलों की संख्या में कमी चलना भी एक कारक है, अध्यापकों की संख्या में कमी चलना भी एक कारक है। तो ये सब कारक भी हैं जो कि हमारी साक्षरता को प्रभावित करते हैं, हमारी लिटरेसी को। भारत में साक्षरता के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? साक्षरता जरूरी है लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। जब भी कोई व्यक्ति साक्षर होता है तो आप सभी जानते हैं कि हर एस्पेक्ट पे अगर हम सोचें कि पॉलिटिकली क्या फ़ायदा होगा, तो हम जानते हैं कि भारत में, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और अपना प्रतिनिधित्व चुन करके संसद में भेजते हैं। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति साक्षर हो, पढ़ना लिखना जानता हो, तो हम सही व्यक्ति का चुनाव किसी को देख करके, किसी की बातें सुन करके या फिर मीडिया की बातें सुन करके अपने वोट को डालने नहीं जाएंगे। हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में, हम वोट डालने में हमारे विचारों का, हमारे दिमाग का, हमारी आवश्यकताओं का, हमारे सिस्टम में या फिर हम जिस जगह रह रहे हैं वहां पे कौन सी आधारभूत आवश्यकताएं हैं जिनकी मांग करके हम हमारे प्रतिनिधि को संसद में भेज रहे हैं, हम उनके बारे में विचार करेंगे। यदि व्यक्ति साक्षर है, पढ़ना लिखना जानता है, अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है, और अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता के लिए आवश्यक है साक्षरता। तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं कि साक्षरता होगी तो व्यक्ति एंड डायमेंशन में अपने विचार रख सकता है, कार्य कर सकता है, अपनी स्किल, अपने कौशल को बढ़ा सकता है। एक बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल देखें, यदि कोई व्यक्ति लिखना पढ़ना नहीं जानता, लेकिन उस पर किसी भी काम के एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं कि किसी भी कार्य क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही कह लें, बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता तो उसके साथ शोषण भी हो सकता है, उस पर अत्याचार भी हो सकते हैं, उसे किसी तरह से ट्रैप में भी फंसाया जा सकता है, गलत फॉर्म पे सिग्नेचर लिए जा सकते हैं, सैलरी कम दी जा सकती है, क्योंकि ना अधिकारों के प्रति जागरूक है, ना कर्तव्यों के, ना पढ़ना लिखना जानता है। तो अपने कौशल को पूरी तरह से भुना ले जाने के लिए भी आवश्यक है कि आप पढ़े लिखे हों। इसके अलावा बहुत सी जगह कम्युनिकेट करने के लिए भी आवश्यक होता है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको दूसरी भाषा में बात करनी है, तो आजकल जो डिजिटल, और इसीलिए आवश्यक हो गया डिजिटल साक्षरता, जो कि समय की मांग है, इसके बारे में भी हम भारत सरकार के प्रयासों को देखेंगे। तो डिजिटल साक्षरता, अब केवल साक्षर होने से काम नहीं चलेगा, अब चाहिए डिजिटल साक्षरता भी।
तो बहुत आवश्यक है कि आप साक्षर हों, आप लिटरेट हों। हर एस्पेक्ट पे, आप इकोनॉमिकली एस्पेक्ट पे अगर आप देखें तब भी साक्षरता बहुत ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति जिसे जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता, वो किस तरह से हिसाब किताब करेगा? यदि कोई किसान भी है और वो साक्षर नहीं है, तो वो किस तरह से अपने अनाज को बेचने का काम करेगा? किस तरह से वो कोई वस्तु खरीदने का काम करेगा? अच्छा, इससे पहले हमें क्या देखने को मिलते थे कि किस तरह से किसानों की इनोसेंसी का, उनके भोलेपन का, उनके साक्षर नहीं होने का फायदा जो है वो अन्य लोग उठा लेते थे। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए भी जरूरी है कि साक्षरता हो। तो किसी भी संदर्भ में हम देखें, साक्षरता बहुत जरूरी है। व्यक्ति के विकास के लिए साक्षरता बहुत जरूरी है। और फिर जब आप साक्षरता से शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं, तब आपके नए नए विचार आते हैं, आप नई नई किताबें पढ़ते हैं, आपको पढ़ने से, लिखने से, इन सब से नए नए थॉट्स जनरेट होते हैं, आपके अपने विचार होते हैं, ना कि किसी को सुन करके, किसी को देख करके आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जब आप साक्षर होंगे फिर आप शिक्षित होंगे, तब हम बात कर रहे हैं। तो साक्षरता और शिक्षा बहुत ही जरूरी है। इसीलिए 5 आधारभूत आवश्यकताओं में हम शिक्षा को रखते ही हैं। लेकिन शिक्षा से भी पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ है साक्षर होना। पहले हम 100% लिटरेसी रेट को तो गेन कर लें, फिर हम एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जिसमें स्किल के लिए भी, कौशल को और निखारने के लिए भी शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा जिस तरह से अभी गवर्नमेंट का रुझान है। क्योंकि यदि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना है, यदि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनना है, तो बहुत जरूरी है शिक्षा। एजुकेशन का महत्व बहुत ज़्यादा है। भारत में साक्षरता के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? तो 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन की स्थापना की गई। इसका पर्पज, उद्देश्य क्या था कि 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे साक्षर की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। बहुत ही छोटी, बहुत ही सिंपल, सरल परिभाषा हमने लिखी है साक्षर होने के लिए। और एक ध्यान रखना है, डे टू डे की लाइफ में अंकगणित, जोड़ बाकी गुणा भाग आते हों। इसके बाद सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए शिक्षा, सब पढ़ें सब आगे बढ़ें। तो सब पढ़ें और सब बढ़ें, तभी तो राष्ट्र बढ़ेगा, तभी तो भारत वैश्विक गुरु बन पाएगा। तो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई और इसी समय न्यायालय के निर्णय के द्वारा कि यदि कोई व्यक्ति 2 टाइम का भोजन ही खुद के लिए उपलब्ध नहीं करवा पाता है, यानी 2 टाइम के भोजन के जुगाड़ में ही लगा रहता है अपने बच्चों के और खुद के लिए, वो व्यक्ति क्यों अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा? तो इसीलिए मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई। मिड डे मील योजना 2001 के अंदर ही ये योजना शुरू की गई थी। ये योजना क्या है कि एक समय का भोजन बच्चों को स्कूल में दिया जाता है। तो इससे जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे और इससे बिल्कुल साक्षरता दर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। क्योंकि इससे एक तो माता पिता की उनको भोजन करवाने की, एक समय भोजन की लाइबिलिटी कम हो गई है। दूसरा, स्कूल जाएंगे तो वो वहाँ पे जाके भोजन कर लेंगे। तो यदि भोजन करवा करके भी हम साक्षरता दर को बढ़ाते हैं तो एक तरफ ये जरूर इंडिकेट कर रहा है कि इसका मतलब भारत में प्रत्येक व्यक्ति को 2 वक्त का भोजन भी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। और ये देश के लिए, ये समाज के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन क्योंकि मिड डे मील योजना काफ़ी सफल रही है, इसने साक्षरता दर को काफ़ी बढ़ाया। मिड डे मील एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत विद्यालय के बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय में निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, भारतीय संसद के द्वारा 2009 के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक को पारित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21A जो कि अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, और हम जानते हैं कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार हमें दिए गए हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 86th अमेंडमेंट के द्वारा 2002 के अंदर ही 21A को जोड़ा गया था। प्राथमिक शिक्षा को भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार बनाया गया था। इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था, प्रभावी किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को जिस समय प्रभावी किया गया था उस समय बाकायदा ये प्रावधान जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जिसके नाते अब ये प्रावधान वहाँ पे भी लागू हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट है 2010 का, 2010 का। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया था।
ये हमारा मूल अधिकार है और हम सभी जानते हैं कि मूल अधिकार जो हमें दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। उनका हनन होने पे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 21 के आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार। राज्य जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित की गई हो उपबंध करेगा। तो ये ड्यूटी है स्टेट की, ये हमारा मूल अधिकार है। और डीपीएसपी में जो आर्टिकल 45 लिखा गया है वो यही बात करता है कि बाल्यावस्था यानी 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनके एक तो बाल्यावस्था की देखरेख और उनकी शिक्षा का उपबंध करेगा। हम जो आंगनबाड़ी देखते हैं ये सरकार के द्वारा डीपीएसपी के तहत ही किया गया है। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ये है आर्टिकल 45 डीपीएसपी के तहत। और 46 बात करता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर वीकर सेक्शन के शिक्षा और अर्थ हितों के संबंध में प्रावधान, उनके प्रवर्धन के लिए प्रावधान किया गया है। और हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, हम जानते हैं आर्टिकल 51 के भी, आर्टिकल 51 कैपिटल ए के स्मॉल के अंदर ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, 11वां मूल कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक को अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को या फिर जिनके वो संरक्षक हैं यानी प्रतिपाल्य को, जिनका पालन पोषण वो कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा दिलवानी चाहिए। तो ये कर्तव्य, ये फंडामेंटल ड्यूटी भी बना दी गई है। अभी वर्तमान में इस समय की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया। डिजिटल साक्षरता का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है व्यक्ति की अनुपस्थिति, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उपस्थिति। आप मेल भेजते हैं, आप ऑनलाइन अपना फॉर्म भरते हैं, ये सभी डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा अंकों से सूचना को प्राप्त करना, भेजना, अंकों में दर्शाने वाला ईमेल भेजना, इसके अलावा इंटरनेट ब्राउज का यूज़ करना, सरकारी सेवाओं का उपयोग करना, सूचनाएं प्राप्त करना, उनको प्रदान करना, आवेदन करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, डिजिटल भुगतान, ये सभी क्या है? डिजिटल साक्षरता। तो डिजिटल साक्षरता और भी ज़्यादा जरूरी हो गई है। और ये कब हो सकती है? जब अक्षरों का ज्ञान है, साक्षरता है, तो फिर डिजिटल साक्षरता बहुत आसानी से सब लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में इसे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए किस तरह से कार्य और ज़्यादा सरकार कर रही है वो भी हम जानेंगे, क्योंकि वर्तमान में हम जानते हैं यदि कोई व्यक्ति डिजिटली साक्षर नहीं है, डिजिटली लिटरेट नहीं है, तो फिर उसके साथ फ्रॉड होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, हर घर ई सरकार, ई साक्षर, सरकार ने ई साक्षर है ये। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन वर्ष 2020 तक भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन परियोजना का उद्देश्य तकनीकी दृष्टि से और विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े निरक्षर वयस्क जो हैं उनकी मदद करना है, ताकि उनके साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, जिससे वे और वो बने रहें, समय के साथ वो बने भी रहें। अदरवाइज आप समझ सकते हैं समय की जो डिमांड है, प्रत्येक व्यक्ति अब वर्तमान में आपको डिजिटल फ़ोन लिए हुए यानी जो स्मार्टफोन है वो लिए हुए दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे समय में वो लोग और पिछड़े हुए रह जाएंगे यदि जो डिजिटली साक्षर नहीं हैं, जिससे वे शीघ्रता से डिजिटल दुनिया से परिचित होकर अपना कार्य सरलता से कर सकें। क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी के लिए डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति इनके साथ सहज नहीं है तो वो व्यक्ति पिछड़ जाएगा, फिर समाज पिछड़ जाएगा, राष्ट्र पिछड़ जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्तिगत स्तर पे सबसे पहले साक्षर होने का प्रयास किया जाए और उसके बाद प्रयास किया जाए डिजिटल साक्षर होने का। तो ये थी साक्षरता। आई होप आपको एक अच्छे से आइडिया मिला होगा कि साक्षरता का क्या महत्व है, कितनी जरूरी है साक्षरता। साक्षरता से हम गरीबी का उन्मूलन कर सकते हैं, साक्षरता से हम लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सकते हैं, साक्षरता से हम जो हमारे रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाली जो समाज में जड़ें हैं इनको कम किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है पूरी तरह से। तो साक्षरता बहुत जरूरी है व्यक्तिगत विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। तो इसीलिए अभी 77.7% लिटरेट हैं।
प्रत्येक व्यक्ति यदि कोशिश करे तो जो 22-23% के आसपास अभी भी इलिटरेट लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, उनको बिना सरकार की सहायता के भी व्यक्तिगत स्तर पे भी साक्षर बनाया जा सकता है और देश के लिए ये योगदान दिया जा सकता है बिल्कुल, और देना भी चाहिए। और बिल्कुल समय समय पे लोग ऐसा प्रयास करते भी हैं, व्यक्तिगत स्तर पे लोगों के द्वारा ऐसे प्रयास किए भी जाते हैं। तो हम अप्रिशिएट करते हैं उनके इफ़र्ट्स को। गवर्नमेंट ने जो योजनाएं चलाई हैं उसके लिए भी इन एफर्ट्स को भी हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये सभी बातें डीपीएसपी में भी लिखी गई हैं, फंडामेंटल राइट में भी लिखी गई हैं और फंडामेंटल ड्यूटी में भी, तो इस नाते भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 8 सितंबर है, विश्व साक्षरता दिवस है। आप भी कोशिश कीजिए कि किसी एक निरक्षर व्यक्ति को साक्षर बना ले जाएं, तो आप अपने कर्तव्य का पालन करने में बिल्कुल पूरी तरह से काबिल बन जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।